हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट्स एंड डायमेंशन के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की हम जब बात कर रहे थे तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ हम पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो के अंदर मेजरमेंट ऑफ लेंथ के अंदर हमने डायरेक्ट मेथड से मेजर की थी लेंथ। आज हम डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड के अंदर सबसे पहली बात आती है पैरेलैक्स मेथड की। फर्स्ट है पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, पैरेलैक्स मेथड क्या है? इस मेथड की हेल्प से, ठीक है, कोई भी स्टार, कोई भी प्लेनेट, मून, ठीक है, कितनी दूरी पे है अर्थ से, ठीक है, मून की डिस्टेंस हमें पता करनी है या किसी भी अदर प्लेनेट की डिस्टेंस हमें पता करनी है या कोई भी नियर बाई स्टार जिसकी डिस्टेंस 100 लाइट ईयर से कम है, ठीक है, उसकी डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं किसकी हेल्प से? पैरेलैक्स मेथड की हेल्प से। ठीक है, तो दिस मेथड इज यूज्ड to determine the distance of a nearby star or planet or distance of planet from कहां से? अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ से कोई भी प्लेनेट कितनी दूरी पे है, और ये ध्यान रहे उसकी दूरी 100 लाइट ईयर से कम होनी चाहिए। ठीक है, लाइट ईयर हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना। मीन्स 100 लाइट ईयर से ज्यादा होगी तो हम बताएंगे कि उस स्टार की डिस्टेंस हम मेजर कर नहीं सकते। तो पैरेलैक्स मेथड तो समझ आया कि क्या काम आता है। कोई भी स्टार है अर्थ से कितनी दूरी पे है, कोई भी प्लेनेट है, मून है, वो अर्थ से कितनी डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, तो बट पैरेलैक्स तो समझ आना चाहिए ना कि पैरेलैक्स क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पैरेलैक्स क्या है। पैरेलैक्स को समझना एक बार, व्हाट इज पैरेलैक्स। पैरेलैक्स समझा रहा हूं, अब पैरेलैक्स क्या है। पैरेलैक्स किसे कहते हैं? इसको समझने के लिए सपोज एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है, और इस लाइन को जैसे अपनी नोटबुक के अंदर ये लाइन ड्रॉ करना और एक पेन लेना, इस तरह से पेन, एक आंख बंद करके इस लाइन को इस पेन से ढक देना। समझ रहे हो क्या बताना चाह रहा हूं? एक आंख बंद करो, इस पेन को इस लाइन के सामने ले आओ, ठीक है, इतनी डिस्टेंस के ऊपर, मतलब इतनी डिस्टेंस, लगभग इतनी डिस्टेंस क्या हो, लाइन की पेन से हो, और उतनी डिस्टेंस आंख की और इसकी, तो समझ सही से आ जाएगा। ढक दिया। अब ना तो पेन को हिलाना है और ना ही अपने सर को हिलाना है, ठीक है, और ना ही इधर उधर होना। केवल तुम्हें क्या करना है, जो आंख बंद है उसको खोल लेना, खुली है उसको बंद कर देना है, ऑब्जर्वेशन अपने आप हो जाएगी। ठीक है, जो पेन लाइन के सामने था, जैसे ही हम दूसरी आंख बंद करेंगे, पहली आंख खोलेंगे, ये जो पेन है वो साइड में हो जाएगा, अपने आप ही ये लाइन दिख जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पेन की पोजीशन इन दोनों आंखों के रेस्पेक्ट में क्या है? अलग अलग है। इस आंख के रेस्पेक्ट में अलग है, इस आंख के रेस्पेक्ट में अलग है। ठीक है, ये बैकग्राउंड इसी वजह से बनाया था। मतलब इस पेन की पोजीशन अपने आप क्या हो रही है? चेंज हो रही है। किसके रेस्पेक्ट में? बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में। दोनों आंखों के बीच में जो डिस्टेंस है, जो गैप है, ठीक है, दो पोजीशन से हम देख रहे हैं, उसे बेसिस कहा जाता है। समझ गए? तो क्या पैरेलैक्स इज द नेम गिवन टू एन ऑब्जेक्ट। ये जो पेन है या कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको दिया गया है, गिवन टू एन ऑब्जेक्ट हुज पोजीशन, जिसकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स बैकग्राउंड। समझ आया? ठीक है, समझना, खुद करके देखना
ये जो मैंने बताया है इसी तरह से आपको पैरेलैक्स समझ आ जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट को या कोई भी इसकी जगह कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। चेंज हो रही है, उसी ऑब्जेक्ट का नाम हम क्या दे देंगे, पैरेलैक्स। ठीक है, तो पैरेलैक्स क्या है ये हम समझ पाए और पैरेलैक्स मेथड क्या है ये हम समझ पाए। अब इसको यूज कैसे करेंगे वो समझना। ठीक है, जैसे हम जानते हैं सन के अराउंड अर्थ क्या करती है, रिवॉल्व करती है। यहां पे सन मान लेते हैं, अर्थ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रिवॉल्व कर रही है। 6 महीने पहले ए पॉइंट पे है, 6 महीने बाद बी पॉइंट पे इससे जस्ट अपोजिट चली जाएगी। कौन कितने दिनों बाद, 6 मंथ्स के बाद, क्योंकि 1 साल के अंदर तो चक्कर पूरा ही हो जाता है, तो आधा चक्कर पूरा कब होगा, 6 महीने बाद। यहां पे हमारा नियर बाई स्टार है एन। एन क्या है, पोजीशन ऑफ ए नियर बाई स्टार। ठीक है, एंड एक्चुअल पोजीशन ऑफ ए नियर बाई स्टार। अब जब हम ए पॉइंट्स इसको देख रहे हैं तो ये हमें एन डैश के ऊपर दिखाई दे रहा है। सपोज व्हेन सीन फ्रॉम ए, ठीक है, द पोजीशन ऑफ द नियर बाई स्टार इज N1, N1 पोजीशन। 6 महीने बाद बी पॉइंट से देखेंगे तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, सपोज N2 हो जाएगी। समझ आया? ठीक है, 6 महीने के बाद जब अर्थ यहां से यहां चली जाएगी तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, N2 हो जाएगी। ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, AN। क्या निकालना है हमें, AN निकालना है, या BN, एक ही बात है, AN और BN दोनों बराबर है। सपोज ये एंगल बनेगा ना, यहां से देखोगे तो θ1, तो ये भी θ1 ही होगा। यहां से देखेंगे ये एंगल बनेगा θ2, तो ये भी क्या होगा, θ2 ही होगा। ठीक है, वी हैव टू फाइंड AN और BN। तो क्या लिखोगे, N इज द लेट एक्चुअल पोजीशन ऑफ ए नियर बाई स्टार। ठीक है, व्हेन सीन फ्रॉम पॉइंट ए द पोजीशन ऑफ स्टार इज N1। ठीक है, एंगल हो गया ना θ1। समझ आया? When seen from point B means after 6 months, 6 महीने बाद, the position of star is N2। ये एंगल मान ही लिए, तो टोटल एंगल ANB हमारा क्या आ गया, θ1 प्लस। बार बार बता रखा है कि एंगल होता क्या है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। एंगल क्या जानते हैं, एंगल क्या जानते हैं, अपॉन रेडियस। तो एंगल, टोटल एंगल क्या हो गया, ANB। आर्क लेंथ क्या हो गई, AB। रेडियस क्या हो गया, AN या BN। एक ही बात है, दोनों बराबर है। AB लगभग लगभग बराबर है, सीधा बताया था हमने। सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर के सेंटर ऑफ सन तक की दूरी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये हो गई, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये हो गई। तो AB अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, हालांकि ज्यादा है बट लगभग लगभग किसके बराबर हो गया, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होगा। तो यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे, तो क्या आ गया यहां से, θ1 प्लस θ2। AB की वैल्यू होगी 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। AN निकालना है, AN आ ही गया अब हमारा। 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना बताया था, 1.5 इंटू 10⁻11, और ये θ1 प्लस
इतना मीटर डिस्टेंस हो गई। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। अब हमने स्टार्टिंग में ये कहा था कि ऐसे स्टार की डिस्टेंस ही हम मेजर कर सकते हैं जिस स्टार की डिस्टेंस 100 लाइट ईयर से कम है। ऐसा क्यों? जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये एंगल कम होता चला जाएगा, और ये एंगल जितना कम होगा हमारे लिए उतनी ही मुश्किलें हो जाएंगी इस एंगल को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो आई होप पैरेलैक्स मेथड आप समझ गए होंगे किस तरह से हमें यूज करना है और पैरेलैक्स क्या है। तो पैरेलैक्स मैंने बताया स्टार्टिंग के अंदर चेंज इन द पोजीशन, और जो डिफरेंट पोजीशन इसे बेसिस बोलते हैं। ए बी को क्या कहते हैं? बेसिस भी कहा जाता है। बी से लिखते हैं। हमारी दोनों आंखों के बीच में, लेफ्ट और राइट दोनों आंखों के बीच में जो गैप है उसे भी बेसिस कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन आवर लेफ्ट आई राइट आई, वो भी बेसिस ही कहलाता है। तो ये आप ध्यान रख लेंगे, जो भी ये ए बी है बेसिस। इसी तरह से मून को रख लेंगे तो मून की डिस्टेंस आ जाएगी, केवल एंगल के ऊपर ही सारा कुछ हमारा डिपेंड है। ये हमारा पहला मेथड हुआ पैरेलैक्स। दूसरा मेथड है, बेहद आसान आसान सी चीजें हैं, ट्रायंगुलेशन मेथड। दूसरा है ट्रायंगुलेशन मेथड, और ये मेथड आप वैसे भी जानते हैं। ये हाइट है किसी भी माउंटेन की, एच क्या है? हाइट ऑफ माउंटेन, ये हमें निकालनी है। ठीक है, हम दो डिफरेंट पोजीशन से, सपोज हम यहां खड़े हैं, पहले ए पॉइंट पे है, तो इस एंगल को हम मेजर कर लेंगे। ये वाला एंगल ऑफ इलेवेशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इलेवेशन। मान लो θ1, किसकी हेल्प से? ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट मान लेता हूं सी है। सेक्सटेंट की हेल्प से, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, यूजिंग सेक्सटेंट वी फाइंड एंगल ऑफ इलेवेशन θ1 फ्रॉम पॉइंट ए से मेजर कर लिया। दूसरा, अब यहां से सरक करके यहां पे आ जाओ, इस एंगल ऑफ इलेवेशन को भी मेजर करना है। अब सिमिलरली वी फाइंड एंगल ऑफ इलेवेशन θ2। सिमिलरली we find angle of elevation θ2 इसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। ठीक है, अब ये दो एंगल आ गए, अब हाइट निकाल लेंगे। बेहद आसान सी बात हो गई। ए से डी पे आए तो ये डिस्टेंस तो मुझे पता ही है, इसको मान लेता हूं कितनी? x। कितनी मान ली? x। समझ आया? क्योंकि पहले मैं ए पॉइंट पे था, सरक करके कहां चला गया? डी पॉइंट पे चला गया। तो ये तो पता ही है ना हमें, क्योंकि बीच में कुछ भी है, झाड़ियां हैं, पेड़ पौधे हैं, नदी है, पानी है, तो यहां तो हम जा ही नहीं सकते। इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट की हमें जरूरत पड़ती है। अब बहुत इजी सा काम हमारे लिए हो गया। हाइट निकालनी है h, तो ये निकाल लो पहले तो, ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। ए बी डिवाइडेड बाई बी सी, समझना। ए बी क्या हो गया? बेस हो गया। बी सी क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज हो, सॉरी परपेंडिकुलर हो गया। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा cot थीटा। ये जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, नहीं जानते तो पहले वाला वीडियो देख लेना, उसके अंदर सारी चीजें बता रहा। तो ये आ गया cot θ1। ए बी की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? BC cot θ1, और BC क्या है? h।
कॉट थीटा 1। समझ गए? इतनी बात। इक्वेशन क्या मान ली इसको? फर्स्ट। इसी तरह से बी डी निकाल लो। डी बी डिवाइडेड बाई बी सी, ये थीटा 2, ये वाला एंगल ले लेंगे। ठीक है, हो गया ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट थीटा 2। बी सी उधर दे दो, बी सी कॉट थीटा 2। बी सी की वैल्यू कितनी है? एच। ये सेकंड हो गई। एक्स किसके बराबर है? डी बी माइनस ए बी। समझ गए हम? दोनों वैल्यूज रख दो। एच कोट थीटा 2 ये है, एच कोट थीटा 1 मेरे पास ये है। तो डीबी की तो वैल्यू है क्या? एच कोट थीटा 2, एच कोट थीटा 2, ये एच कोट थीटा 1 आ गया, होगा आंसर। एच बाहर ले लो, कोट थीटा 2 माइनस कोट थीटा 1, एच ही निकालना है। कितना आ गया? एक्स अपॉन कोट थीटा 2 माइनस कोट थीटा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? ट्रायंगुलेशन मेथड कहते हैं। तो दो चीजें हमारी ये हो। सिलेबस में तो वैसे दो ही हैं, बाकी और भी जो मेथड है वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। इको मेथड है, रडार मेथड है, सोनार मेथड है, ये सब बातें भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दो चीजें आपको, ये आपने पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स के अंदर, बहुत आते हैं इसके क्वेश्चन। 10th के अंदर बहुत से क्वेश्चन होंगे। पेड़ की हाइट मेजर करनी है, पेड़ बीच में से टूट गया, इस तरह से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना, ये आप लोग अच्छे से क्या करते हो? जानते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करेंगे अब इको मेथड। अब इको मेथड क्या है? अगला है इको मेथड, और सभी जानते हो इको किसे कहते हैं। इको का मतलब है जैसे गूंजना, साउंड का क्या करना? गूंजना। ठीक है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र के अंदर आप गए, वहां पे आपने कोई साउंड क्रिएट करी, आप चिल्लाए, आपको वापस वो आवाज सुनाई देती है। इसे हम क्या कहते हैं? इको कहते हैं। तो इट इज द रिपीटिशन ऑफ साउंड। इको क्या है? इको इज द रिपीटिशन ऑफ साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ एनी ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है कोई भी चीज, ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज से टकराए, ठीक है, और टकरा करके वापस हमें वही आवाज सुनाई देती है, तो वो इको कहलाती है। क्या कहलाती है? इको कहलाती है। ठीक है, तो इस मेथड की हेल्प से सपोज ये कोई भी हिल है, यहां से हमें डिस्टेंस मेजर करनी है। यहां पे हम खड़े हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, आदमी खड़ा है, इसने यहां से एक बंदूक से, गन से शॉट फायर कर दिया, तो साउंड यहां से गई, एक्स गई, और एक्स ही टकरा करके क्या होगी? वापस आ जाएगी। एक्स गई थी और एक्स ही टकरा करके वापस आ जाएगी। ठीक है, वी क्या मान लेता हूं? वेलोसिटी ऑफ साउंड। एक्स क्या हो गई? डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम हिल, जो कि हमें निकालनी है। तो क्या समझते हो? वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक्स गया, साउंड एक्स गई, एक्स वापस आई, कितनी हो गई? एक्स गई, एक्स वापस आई, कितने टाइम में? सपोज 3 टाइम में। तो v कितना आ गया? 2x डिवाइडेड बाई t। 2x कितना आ गया? v इंटू टी। x कितना आ गया? बहुत ही आसान सी बात हो गई। तो इको मेथड के अंदर हम इस हिल की, इस ऑब्जेक्ट की, या कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसकी डिस्टेंस हमारे से कितनी है वो मेजर कर सकते हैं। बेहद ही आसान सी बात है। ठीक है, इसी प्रिंसिपल के ऊपर कुछ एक बातें हैं
जैसे रडार है, फॉर्मूला सेम आएगा रडार। दूसरा मेथड है रडार, फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग क्या काम आता है? अर्थ से लेकर के कोई भी एरोप्लेन की हाइट कितनी है, दिस मेथड इज यूज्ड to measure the height of an aeroplane from earth surface। रेडियो वेव जिसके अंदर यूज होती है, ये ध्यान से सुन लो, कौन सी वेव्स? रेडियो वेव जिसके अंदर यूज होंगी। जैसे हो सकता आपने सुना हो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, ये 7 तरह की वेव्स अपने पास होती हैं। तो इसके अंदर कौन सी होंगी? रेडियो वेव्स। यहाँ पे अर्थ के ऊपर हमारे पास रेडियो स्टेशंस होते हैं। रेडियो स्टेशन से यहां से रेडियो वेव्स भेज देते हैं। यहाँ पे सपोज कोई एरोप्लेन है, कैसे बनाते हो आप बना लेना। ये कोई भी क्या है? एरोप्लेन है। तो रेडियो वेव्स भेजी, टकरा करके क्या हो गई? रेडियो स्टेशन पे ही वापस आ गई। तो सेम एक्स गई, एक्स वापस आई। फॉर्मूला वही लिख देना, v इंटू टी बाई टू, सेम वो का हो, ठीक है ना, v इंटू टी बाई टू। क्या रेडियो वेव्स की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं, तो c लिख लेना। और c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से हम रडार की हेल्प से किसी भी एरोप्लेन की हाइट मेजर कर सकते हैं। अगला है जैसे सोनार। इसी की तर्ज पे है सोनार। इसकी फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसके अंदर अल्ट्रासोनिक रेज हम यूज करते हैं। कौन सी? अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे हमारा ह्यूमन ईयर है, वो कौन सी रेंज की साउंड सुन सकता है? ऑडिबल रेंज की। ठीक है, इंफ्रासोनिक हम नहीं सुन सकते, अल्ट्रासोनिक हम नहीं सुन सकते। क्या फर्क हो सकता है? साउंड में 9th क्लास में आपने पढ़ा हो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक कौन सी होती है? ऑडिबल रेंज होती है। 20 हर्ट्ज से नीचे की इंफ्रासोनिक और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की अल्ट्रासोनिक। ये मेथड क्या काम आता है? ये वाटर सरफेस है, मान लो यहां पे क्या है? शिप है कोई भी, तो ये समुद्र की गहराई मापने के काम आते हैं। या किसी भी चट्टान से, किसी भी रॉक से कितनी दूरी पे है शिप, वो मेजर काम करने के काम आता है। टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी। ठीक है, समुद्र की गहराई मापने के काम आता है। या कोई भी रॉक है बीच में, उसकी डिस्टेंस मेजर करने का। क्या बताया? अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करते हैं। x बराबर फॉर्मूला वही v इंटू टी बाई एक्स डिस्टेंस वापस आ जाएगा, एक्स डिस्टेंस चला जाएगा, फॉर्मूला वही आएगा v इंटू टी बाई टू। तो ये कुछ एक मेथड्स थे जो हमने डिस्कस किए। ठीक है ना, ये आप थोड़े से पढ़ लेना। हालांकि सिलेबस में हमारे पैरेलैक्स मेथड ही है, और ज्यादा से ज्यादा ट्रायंगुलेशन मेथड और एक साइज ऑफ ओलिक एसिड हम मेजर करेंगे, वो है। ये चीजें हमने डिस्कस करी थी।
फिर भी आप लोग इन चीजों को देख लेंगे। मेजरमेंट ऑफ लेंथ हम कर रहे हैं। स्मॉल साइज के लिए भी हम यूज करते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ के अंदर। जैसे एक ओलिक एसिड है, उसका मॉलिक्यूल का साइज हमें मेजर करना है। अब ओलिक एसिड है क्या? एक सोपी लिक्विड होता है। ओलिक एसिड इज ए सोपी लिक्विड, सोप की तरह, सोपी लिक्विड हैविंग लार्ज मॉलिक्यूलर साइज। इसको बनाना कैसे है? ठीक है, आप हो सकता है इसके जानते हैं या नहीं, बट एक चीज लिख लो, 1 ml, ml समझते होंगे, मिलीलीटर। ठीक है, 1 ml वॉल्यूम है ये 1 सेंटीमीटर क्यूबिक के बराबर होता है। ठीक है, 1 ml कह दो या 1 सेंटीमीटर क्यूबिक कह दो, क्योंकि ये भी वॉल्यूम है और सेंटीमीटर क्यूबिक भी क्या होता है? वॉल्यूम ही तो होता है। सेंटीमीटर क्यूबिक, मीटर क्यूबिक, इस तरह से ये सारे क्या हैं? वॉल्यूम है। लीटर आपने सुना होगा, 1 लीटर, 1 लीटर दूध, 1 लीटर पानी, तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर हो गए? 1000, मीन्स 10 की पावर क्या हो गए? 3। ठीक है, तो 10 की पावर 3 मिलीलीटर की जगह क्या बताया मैंने? सेंटीमीटर क्यूबिक भी लिख सकते हैं। और मीटर क्यूबिक में करना हो तो 1 सेंटीमीटर में क्या होते हैं? 10 की पावर -2 मीटर। तो 1 लीटर में क्या आ गया? यहाँ 10 की पावर -2 रखूंगा, उसका क्यूब, और ये क्या हो गया? मीटर क्यूब। तो 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। ठीक है, हालांकि हमें यहाँ इसी की जरूरत है बस। 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, तो ये चीज अपने पास 1 मिलीलीटर कह दो या 1 सेंटीमीटर क्यूबिक कह दो, एक ही बात होती है। ठीक है, तो क्या करना है आपको? ओलिक एसिड लिया, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक ओलिक एसिड लिया, टेक 1 सेंटीमीटर क्यूबिक ओलिक एसिड एंड मिक्स विद 20 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर, अल्कोहल OH ग्रुप आप जानते होंगे, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते भी हैं। अल्कोहल के अंदर जिससे वाइन वगैरह ये बनती हैं वो अल्कोहल ही है। इसके अंदर डाल दो, डाल दिया। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन बना, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक ओलिक एसिड को किसके अंदर डाला? 20 सेंटीमीटर क्यूबिक के अंदर डाला। अगेन टेक 1 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ दिस सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन बना है, ठीक है, एंड मिक्स इट विद, या तो 25 सेंटीमीटर क्यूबिक ले लो या 20 सेंटीमीटर क्यूबिक ले लो, वो तुम्हारी मर्जी है। 20 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड कितनी हो गई? कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है, कंसंट्रेशन से क्या समझते हैं? कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है ये आप पता नहीं जानते हैं। नहीं, जैसे कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है, जैसे सपोज दूध के अंदर हम पानी डालते हैं, तो पानी की कितनी अमाउंट दूध के अंदर है। ठीक है, और वाइन के अंदर जैसे पानी डालते हैं, ये ग्लास लिया, इसके अंदर ये वाइन डाल दी, अब कितना पानी डालते हो? तो ये वाइन हो गई। ठीक है, सपोज ये 10 ml है, अब इसके अंदर कितना पानी हम डालते हैं? यहां तक भर दिया, सपोज कितना आ गया? 20 ml। तो कंसंट्रेशन क्या हो गई? कम नहीं हो गई? किसकी? अल्कोहल की, वाइन की। इसी तरह से वो कंसंट्रेशन होती है। जैसे एसिड होता है, ठीक है, एसिड डाइल्यूट होता है, कंसंट्रेटेड होता है, तो कंसंट्रेटेड ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड कितनी हो गई? 1/20, तो यहां से 1/25 यहां से, तो 1/500 सेंटीमीटर क्यूबिक हो गए। 1/500 सेंटीमीटर क्यूबिक हो गई इन 1 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ अल्कोहल। इन 1 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ अल्कोहल। ठीक है, इतना हम समझ पाए।
अब जो है इसकी एंड ड्रॉप्स ले लो, पानी लिया, वाटर, इसके अंदर एंड ड्रॉप्स इसकी डाल दो, इसकी ये जो कंसंट्रेशन आई है, एंड ड्रॉप्स ऑफ दिस सॉल्यूशन, इसकी जो एंड ड्रॉप्स हम डालेंगे इसको पानी के साथ हमें ड्रॉप करना है पानी के ऊपर ही ऊपर, एंड ड्रॉप्स ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन वाटर, एंड ड्रॉप्स ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन वाटर सरफेस। ये हमारे पास जो आया है, दिस सॉल्यूशन ऑन वाटर सरफेस, ठीक है। तो एक लेयर बन जाएगी, लेयर ऑफ ओलिक एसिड इज फॉर्म्ड। मान लेते हैं वी हैव वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप ऑफ ओलिक एसिड, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, एन ड्रॉप्स हैं, एक ड्रॉप की वॉल्यूम वी है, तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई, एनवी हो गई, कितनी हो गई, एनवी। कंसंट्रेशन कितनी है, 1/500, तो 500 से यहाँ डिवाइड कर दो, और ये टोटल वॉल्यूम हो गई। और ये जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर होती है, एरिया इनटू थिकनेस। इस चीज का ध्यान रखना, एरिया, ए एरिया है और टी क्या है, थिकनेस ऑफ द लेयर, ठीक है, ऑफ ओलिक एसिड। क्यों, इसको समझना एक बार। वॉल्यूम को एरिया इनटू थिकनेस कैसे लिखा, क्योंकि सपोज जनरल सी बात करूं मैं, कोई भी क्यूबॉइड बॉडी लो तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, एल बी एच। लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या होती है, एरिया। हाइट की जगह सपोज थिकनेस ले लूं तो टी नहीं हो गया, एरिया इनटू थिकनेस, टी थिकनेस है, तो टी कितनी आ गई, एन वी डिवाइडेड बाई 500। ये आंसर हमें याद रखना है, ठीक है। न्यूमेरिकल करो तो ये आंसर आप याद रखें, ठीक है। तो ओलिक एसिड क्या है, सॉपी लिक्विड है, लार्ज मोलिकुलर साइज है, मिक्स कैसे करना है, ये केमिस्ट्री के अंदर ज्यादा आती हैं ये बातें। 1 सेंटीमीटर क्यूबिक ये सॉल्यूशन ले लो, ठीक है, और इसका 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूबिक होता है, ड्रॉप्स लेते हैं, ठीक है। वो पिपेट वगैरह के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे केमिस्ट्री लैब में अच्छे से आप ये समझ पाएंगे। यहाँ मुझे फॉर्मूले की जरूरत थी तो इसलिए मैंने ये लिख दिया है। हाँ, 20 ले लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा, 20 और 10 ले लोगे तो 200 आ जाएगा। तो वो कैसे भी ले सकते हैं, तो तुम्हारी मर्जी है कि कंसंट्रेशन हम कितनी लेते हैं, ठीक है ना। ये ओलिक एसिड के लिए साइज आ गया। अब मेजरमेंट ऑफ टाइम के लिए बात कर रहे हैं। मेजरमेंट में लास्ट टॉपिक है टाइम। टाइम किसे कहते हैं, टाइम इज व्हाट, टाइम इज व्हाट रीड बाय ए क्लॉक, ठीक है। जो घड़ी मेजर करती है उसे हम टाइम कहते हैं। टाइम इंटरवल को मेजर करने के कुछ एक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। टाइम इंटरवल मेजर्ड बाय, एक है इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, बाद की बात है। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन है, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर थोड़ा इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन चल रहा है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर, एटॉमिक क्लॉक, क्वार्ट्ज क्लॉक, ठीक है। ये कुछ एक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी हेल्प से टाइम इंटरवल मेजर किया जाता है, ठीक है। और कुछ एक ईयर है वो जो आप जानते हैं, जैसे लीप ईयर है, ठीक है। और लूनार डे होते हैं, जैसे मून है वो अपना चक्कर जो है वो कितने टाइम में पूरा कर लेता है अराउंड के, अर्थ के अराउंड।
अर्थ कितने टाइम में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है सन के अराउंड, ठीक है। अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड कितने टाइम में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो उससे रिलेटेड कुछ एक बातें मैं यहाँ पे और डिस्कस कर देता हूँ। उसी में कुछ एक प्रैक्टिकल यूनिट्स और है, प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग टाइम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दी है पहले, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, अदरवाइज ये कुछ ज़्यादा लंबा हो जाता। तो ये आप लिख लेना, मैं समझा देता हूँ। सोलर डे है पहली बार, ये वो टाइम टेकन बाय अर्थ है टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अपने खुद के एक्सिस के अराउंड विद रिस्पेक्ट टू सन, सन के रेस्पेक्ट में। सेड्रियल डे होता है विद रिस्पेक्ट टू ए डिस्टेंट स्टार, केवल यहाँ पे चीज है, बाकी सेम है। यहाँ पे सन है, यहाँ पे डिस्टेंट स्टार लिया है, कोई भी दूसरा स्टार उसके रेस्पेक्ट में लेना है, ठीक है। बाकी अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड घूमना, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सन, और इसमें डिस्टेंट स्टार। लीप ईयर आप जानते हैं, ऐसा ईयर जो 4 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। जैसे 2020 है, ये लीप ईयर है। उसके अंदर जो फरवरी का महीना होता है, फैब जो है वो 29 डेज है। लूनार मंथ है, लूनार मंथ वो होता है जैसे अपने जो ये महीने होते हैं, जो अपन चैत्र, आषाढ़, सावन इस तरह से बोलते हैं ना, ये लूनार मंथ होते हैं। ये इनके अंदर क्या होता है, जब चंद्रमा अपना पूरा एक चक्कर अर्थ के अराउंड कंप्लीट कर लेता है, जैसे एक बार पूर्णिमा आती है, एक बार अमावस्या आ जाती है, एक महीना कंप्लीट, 14-15 दिन वो पूर्णिमा, 14-15 दिन वो क्या अमावस्या, और कई बार तिथि जैसे अष्टमी है और इस तरह से पंचमी होती है, ये कई बार 2 की 1 हो जाती है, कई बार 2-2 हो जाती है। तो वो आप अपने जैसे पेरेंट्स से डिस्कस करोगे, वहां पे वो समझाएंगे। तो 1 लूनार मंथ के अंदर होता है 27.3 डेज, ठीक है। सोलर ईयर आप जानते हैं, एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, और 0.25 भी लगा देते हैं, तो 365 हो गए जब वो नॉर्मल ईयर है, और 366 हो गए जब वो लीप ईयर आ जाएगा, तो एक दिन बढ़ जाएगा। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सेक जो है वो सबसे छोटी यूनिट है टाइम की, और 1 सेक भर में होते हैं 10 की पावर -8 सेकेंड्स। तो ये आप जो वीडियो को पॉज करके, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं हट गया, पूरा बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये सारी चीजें लिख रखी हैं, ये आप नोटबुक के अंदर, ठीक है, नोट कर लेंगे। और यूनिट्स एंड मेजरमेंट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट्स और मेजरमेंट के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटीज थी, फंडामेंटल यूनिट्स थी, डिराइव्ड यूनिट्स थी, मेजरमेंट ऑफ मास था, मेजरमेंट ऑफ लेंथ था, मेजरमेंट ऑफ टाइम था, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो हमारा जो यूनिट्स और मेजरमेंट का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।